गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 26 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल ही मैंने इस पर न्यूज एनालिसिस किया था और बताया था कि जो संदर्भ दिया जा रहा है नए संसद भवन के लोकार्पण बहिष्कार के संदर्भ में वो गलत है और उसके लिए तथ्यों के साथ गलत है। तथ्यों के साथ आपको चीज़ों को स्पष्ट किया था और उससे एक दिन पहले मैंने आपको यह बताया था संदर्भ में कि क्यों लोकार्पण संसद भवन के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री को ही जाना चाहिए। हालांकि ये मेरा व्यक्तिगत राय है और संवैधानिक व्याख्याओं के आधार पर मैंने बताया था और उसके साक्ष्य भी मैंने आप लोगों को संदर्भ में समझाया। उसी के बाद चीज़ें और भी उलझी हुई रही, जहां पर 20 से अधिक पार्टियों ने क्या किया, इसके बहिष्कार का रुख अपना लिया। और जब प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे तो वहां पर कुछ अनेक चीज़ें घटी उनके साथ जो आकर उन्होंने साझा किया अपने देश में। तो समझ में आता है कि भारतीय लोकतंत्र सबसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो जाने मात्र से, ये परिभाषा मिल जाने मात्र से लोकतंत्र के वास्तविक प्रणेता नहीं हो सकता है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि सिडनी समुदाय का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसमें न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज़ सत्ता दल के पदाधिकारी ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित विपक्षी नेता भी शामिल थे। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं किसी देश के, ठीक ना, सभी के अपने अपने मुद्दे होते हैं, पर जब एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश में जाता है तो वो देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो देश का प्रतिनिधित्व करता है तो जब वहाँ का सत्ता दल, सत्ता विपक्ष का दल, विपक्ष नेताएं जब एक साथ अगर साथ में आकर किसी देश के प्रधानमंत्री का अगुवाई कर रहा, उसका स्वागत कर रहा है, तो निसंदेह यह लोकतंत्र का बृहद परिपक्वता को दर्शाता है। और इस तरीके का परिपक्व स्थिति हमारे लोकतंत्र में कहीं अक्षुण्ण नजर आता है हालिया दशकों में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र की ऐसी परिपक्वता नहीं रही है, ठीक ना। एक ऐसा दौर था जब पक्ष के दल ने यूएन में अपने सरकार के पक्षों को बात रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, पर वर्तमान संदर्भ में यह चीजें कहीं नगण्य देखने को मिलती है। जो चीजें यहाँ समझाई जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा वो समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपका वैचारिक मत अलग अलग हो सकता है, राजनीतिक मत अलग अलग हो सकता है, पर राष्ट्र की एकता, अखंडता जैसे शब्द के लिए आपके एक समान भी होनी चाहिए। हाँ, इसमें ये जरूर हो सकता था कि अगर विपक्ष को लग रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन के शिलापट पर वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर सकते थे, राष्ट्रपति के नाम से एक पत्र लिखते और आग्रह करते ऐसा कि हाँ, कि हम सभी लोगों की कामना है, सभी विपक्षी पार्टियों की, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में है, जो जनजातीय समुदाय से बिलोंग करती है, तो उस समाज को प्रस्तुत करने के लिए
बेहतर तरीके से लोकतंत्र में स्थापित करने के लिए उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए। अब इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए था, अब इसकी मंशा कुछ और ही नजर आ रही है। शायद उद्देश्य उनका अच्छा हो सकता हो, माना जा सकता है कि राष्ट्रपति के प्रति उनकी हमदर्दी रही होगी, पर जिस दिशा में ये विरोध जा रहा है ना, उस दिशा में यह उनकी मंशा को स्पष्ट करता है। इनसे इतर उनकी बात है। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे एक लेख में इसे बताया गया है, यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब कूनो में 2 और चीता शावकों ने दम तोड़ा। एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ, चुनौती है, और मैंने उस दिन भी बताया था, पहला रिसर्च है। हमारे भारतीय जो भी सुरक्षा दल इसमें कार्य कर रहे हैं उनके लिए नवीन अवसर है, तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। इससे हताश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके जो भी हम बेहतर कर सकते हैं उसके लिए बेहतर कदम उठाया जा सकता है। तो देखिए, एक बेहतर कदम और भी आ गया। पर्यावरण वन मंत्रालय, जो परिवर्तन मंत्रालय है, उसने चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस ड्रॉबैक को समझते हुए कि क्यों चीता का शावकों की मौत हो रही है, अधिक गर्मी के कारण, या हम वैसा माहौल दे नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए कमेटी की समिति, संचालन समिति का गठन हुआ है। तो याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर काम देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीटी फैक्ट के तौर पर। देखिए, आईएनएस विक्रांत MiG-29 की रात में लैंडिंग नहीं है। कहाँ पर? आईएनएस विक्रांत पर, युद्धपोत पर MiG-29 का सफल परीक्षण हुआ है। तो यह एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में घूम रहा था, वहां पर विचरण कर रहा था, गश्त लगा रहा था। तो उस पर MiG-29 क्या करता है? लैंडिंग करता है, और रात के समय करता है, जो विषम स्थिति होता है उस दौरान, ताकि हम ऐसे आपात स्थिति में, है ना, आपात स्थिति में हम चीजों को सही तरीके से कर सकें। क्लियर? चलिए, अब इसके लिए आप याद रखिएगा, कुछ पीटी फैक्ट आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, आपको आईएनएस का स्ट्रक्चर पूछ सकता है, उसके इंफॉर्मेशन के संदर्भ में कि कितना मीटर लंबा है, कितना चौड़ाई है, ऊंचाई कितना है, या 14 डेक वाला है, क्या है कंपोनेंट्स, ये सब आपको पीटी फैक्ट के तौर पर कवर कर लेना है। अब ये नाइट लैंडिंग क्या होता है, यह जरूर पूछा जा सकता है कहीं पर, तो इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे रनवे के युद्ध विमान लैंडिंग कहीं अधिक मुश्किल से होती है, तो उसके लिए 250 किलोमीटर प्रति मिनट शून्य पर लाता है नाइट ट्रैप, तो बेहतर तरीके से संतुलन स्थापित करता है। तो इस तकनीक में हम रात को लैंड करते हैं, तो नाइट लैंडिंग की संज्ञा दी जाती है, जो बहुत विषम होती है। तो ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आ जाइए, DFC के बारे में है। यह आपको पीटी फैक्ट के तौर पर भी प्रश्न पूछ सकता है, और यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में, और संरचना निर्माण में, विकास और समृद्धि में, और बीपीएससी के पेपर 2 में आपको मेंस के पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले पार्ट में, ठीक ना। तो चलिए हम बात करेंगे यह कैसे अवसंरचना निर्माण को बेहतर करेगा। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखिएगा, माल ढुलाई के लिए तेजी करने के लिए केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की पर कोई रुकावट ना आए, इसके लिए 3 स्तर पर निगरानी तंत्र स्थापित किया है। पहला तो ईस्टर्न कॉरिडोर पर और प्रयागराज में, वेस्टर्न कॉरिडोर कंट्रोल में अहमदाबाद में, और दोनों के किसी भी कंट्रोल सेंटर आपात स्थिति में गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, ईस्टर्न किया जा रहा है तो पूर्व में कहाँ होगा? ध्यान रखिएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद, जिनका नाम पहले। और पश्चिम में कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद में किया जाएगा। इन दोनों में आपात स्थिति हो जाएगा तो कहाँ होगा? बुद्ध नगर में होगा। ध्यान रखिएगा, 3 कॉरिडोर का नियंत्रण स्थापित करने के इस कॉरिडोर पर, ताकि संचालन बेहतर हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना, उसके लिए। अब नोएडा के सेक्टर 145 में बन रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय ओवरऑल कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कुल कॉरिडोर 3377 किलोमीटर ट्रैक पर होने वाले हादसे, बड़ी तकनीकी खराबी से निपटने के लिए बेहतर संचालन के लिए यह कार्य किया जाएगा। क्लियर? अब माल की ढुलाई, जहां पहले इससे बनने जो कॉरिडोर बन रहा है मालवाहक गाड़ियों को ले जाने के लिए, इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ देखिए, पहले कोई माल है ना 10 से 15 दिन में पहुंचता था। अगर कोई एक दूसरे का माल आयात निर्यात करवा रहा है
एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो 10 से 15 दिन लगता था अमूमन, औसत की बात की जाए। उसके बाद माल ढुलाई के किराए में भी कमी आएगी क्योंकि स्पीड जाएगा तो लागत भी कम आएगी, ध्यान रखिएगा। मुंबई से गौतम बुद्ध नगर न्यू दादरी तक लगभग 1504 किलोमीटर वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो पश्चिम बंगाल में से हुगली से पंजाब लुधियाना तक 1853 किलोमीटर ईस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण तेज चल रहा है। इसमें 10 बड़े राज्य जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। इससे बहुत से फायदे होंगे। पहले तो क्या होगा कि डीजल की आपकी खपत कम होगी, तो इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा, समय से आपको माल का डिस्पैच हो जाएगा, तो उपभोक्ता से लेकर जो निवेशक है, साथ में जो खरीदार है, होलसेलर है, उनको भी सुविधा होगा। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर आपको लाभ होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। पीटी फैक्ट आज बहुत है टॉपिक, तो उसे देखिएगा। सेंट्रल विस्टा में बिछ रही भदोही की कालीन बढ़ाएगी संसद भवन की शान। यूपी का भदोही जिला, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर हैंडलूम आपको कारपेट बनाया जाता है, हाथ से बना हुआ कारपेट बहुत ही भव्य होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो दाम इसका ज़्यादा होता है। तो यह आपको कहाँ, अब ये संसद के भवन में आएगा। और याद रखिएगा, जितना कालीन भारत में बनता है उसका 40% है न केवल भदोही में निर्माण होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उत्पादन केवल वहीं से होता है, और ये केवल भारत में ही नहीं, विश्व में भी इसका निर्यात किया जाता है, जैसे जर्मनी किया जाता है, अमेरिका किया जाता है, जैसे देशों में और भी देश है जहाँ किए जाते हैं, ठीक ना। इसे अच्छे तरीके से देखिएगा, कवर कीजिएगा। पीटी फैक्ट आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखिए, हमारी सीमाओं पर दोहरे खतरा का सामना कर रहा है, राजनाथ जी के द्वारा बोला गया है। ये कहाँ बोला गया, ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। DRDO के एकेडमिया के दो दिवसीय सम्मेलन में ये बातें बोली जा रही थी, जहां पर आज हम दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र बलों में से एक है। हमारी सेना शौर्य और परंपरा और दुनिया प्रशंसा होती है, तो ये सब बातें इनके द्वारा की गई है। बस ध्यान ये रखिएगा, पीटी फैक्ट कहाँ से निकल सकता है, तो कहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी। एक आपको नई दिल्ली में DRDO एकेडमिया पर सम्मेलन, 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। क्लियर, तो यहाँ तक चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आ जाइए नीचे। आप लोग युक्ति IAS का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। रीज़न उसके पीछे है कि मंडे से है ना, आपको सारे क्लासेज अवेलेबल होने लगेंगे। यूपीएससी का पीटी क्लियर हो जाएगा, सभी लोग देख आ जाएंगे, उसके बाद क्लासेज अवेलेबल होने, बीपीएससी की क्लासेज होंगी, डेडिकेटेड क्लासेज। और एक काम आप लोग कर सकते हैं, फ्री क्लासेस देखने के लिए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जो चीज़ें मैं यहाँ भी पढ़ाऊँगा वहाँ भी पढ़ाऊँगा। अगर आपका छूट जाता है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं चीज़ों को। ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि दैनिक जागरण का आप लोगों को टेस्ट होने वाला है मंडे से, तो इसके लिए ऐप का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रश्न वहीं से फॉरवर्ड होंगे, वहीं से मॉनिटरिंग होगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन का टेस्ट स्टार्ट होगा, मंडे टू मंडे रहेगा, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। यह यूपीएससी के पेपर 1-2 सामाजिक न्याय सरकारी नीतियों से कवर करेगा। और ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले एस्पिरेंट क्या करेंगे, बीपीएससी वाला एस्पिरेंट आपको पेपर 1 में भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 में, जहां पर आपको हिस्ट्री के पार्ट से भी पूछा जा सकता है, सामाजिक न्याय ने सरकार ने किस रूप से काम किया है। तो साथ ही साथ आपको है ना, ये आपको पॉलिटी के पार्ट में भी पूछेगा, पेपर 2 में भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर में इससे संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, दोनों को उत्तर आप वहां दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के उच्च शिक्षण संस्थान में ऐसी प्रतिभा तैयार करने के लिए तकनीकी नवाचार, नागरिकों के कल्याण करे, प्रौद्योगिकी की बात कर रहे, सामाजिक न्याय के किया जाना चाहिए, ऐसी बातें कर रहे। अर्थात सामाजिक न्याय के लिए टेक्नोलॉजी कैसे उपयोगी बन सकता है, उसके लिए बातें की जा रही। अब 2-3 चीज़ें यहाँ स्पष्ट कर लीजिए आप।
कि हम सामाजिक न्याय की बात किस संदर्भ में करते हैं। तो सामाजिक न्याय का अर्थ यह होता है कि जो निचले पायदान पर लोग हैं ना, निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको सभी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ मतलब क्या होता है, जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए यह बिल्कुल आवश्यक है, ठीक ना। तो उसको इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसको शासन प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता है, अधिकतम लाभ पहुंचाने की बात की जाती है। तो अब दूर दराज तक हम सामाजिक न्याय को कैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर पहुंचाएंगे, इसके लिए बात इनके द्वारा की गई है। उसके लिए देश काम भी कर रहा है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित होते हुए यह माननीय राष्ट्रपति के द्वारा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, अर्थात AI का युग है, तो हम इसे कैसे उपयोगी बना सकते हैं कुशल विद्यार्थी के निर्माण के लिए, संवेदनशील रचनात्मक कार्य वो करे, तो ये सब के लिए AI कैसे भूमिका निभा सकता है। देखिए यही सब प्रश्न आपको है ना BPSC में या UPSC में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप नए पैटर्न के अनुसार BPSC में ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है प्रश्न, यहीं से प्रश्न निकाल लेगा कि विद्यार्थियों को उपयोगी और कुशल और क्षमता बढ़ाने के साथ साथ रचनात्मक और संवेदनशील कार्यों में संलग्न करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कितना उपयोगी हो सकता है, इस संदर्भ में विवेचना कीजिए। कुछ नहीं, बस इस लाइन को दूसरे तरीके से प्रोड्यूस करके प्रश्न किया जा सकता है, तो इसका सारे आयाम आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन का उत्तर चलिए बताइएगा। AI पर कितनी दफ़ा मैं चर्चा कर चुका हूँ। पहले तो बताइएगा AI होता क्या है क्या, इसके कितने रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं, अर्थात कौन कौन से रूप AI के हैं। तीसरा यह भी बताने का प्रयास कीजिएगा AI का लाभ क्या है, अब भारत में AI की भूमिका क्या है, AI के संदर्भ में भारत क्या काम कर रहा है, उसकी चर्चा आप लोग करिएगा। आंसर लिख के आपको कहाँ भेजना है, युक्ति IAS के कम्युनिकेशन ग्रुप में भेज सकते हैं या दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले ग्रुप में भेज सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे हम बात करेंगे। आदिवासियों का प्रगति पथ पर बढ़ना सुखद होगा। आदिवासियों के प्रगति पथ पर बढ़ना सुखद मान रही है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, यह बहुत ज़रूरी है। अब मैं शुरुआती दौर से ही, जब से मैं न्यूज़ एनालिसिस कर रहा, जब से आप मुझे सुन रहे होंगे, तब से मैं एक बात बोलता आ रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति विशेष को, समुदाय विशेष को या वंचित विशेष को अगर हमको समान धारा में लाना है ना, तो उसको क्या करना, डिसीजन मेकिंग वाले प्रथम पंक्ति में स्थापित करने के लिए कार्य करना होगा। अब प्रथम पंक्ति में जब वो डिसीजन मेकिंग वाले पंक्ति में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो भी संबद्ध समुदाय है उसका अधिकतम हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको सेवाएं प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत तो मुझे बताइएगा, समझने में आ रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा तो मुझे बताइएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि नहीं सही है, बातें हो रही हैं। नहीं तो होगा क्या कि समझाना कुछ चाहता और समझ आप कुछ और जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे UPSC के GS पेपर 3 में आएगा, खाद्य सुरक्षा या खाद्य में आत्मनिर्भरता वाले टॉपिक में। देखिए देश में फसल इस वर्ष होगा 33.05 करोड़ टन अधिक होने की संभावना है, अनुमान है। यह आंकड़ा कौन दे रहा है, ध्यान रखिए, कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया तीसरी अग्रिम अनुमान है। तो देखिए भारत में वर्तमान वर्ष में देश में प्रमुख खाद्यान्न फसल रिकॉर्ड उपज होने वाला का अनुमान है, जिसमें चावल और गेहूं मुख्य फसल होता है, आप सभी जानते हैं। उसके साथ साथ मक्का, तिलहन, गन्ना उत्पादन पिछले सभी कीर्तिमान पीछे छोड़ रहा है, बेहतर उत्पादन होने का संभावना है। अब याद रखिएगा यहाँ पर मंत्रालय के अनुसार 22-23 में दौरान 33.05 करोड़ रुपया क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन होगा, और उसके साथ साथ अलग अलग आंकड़े दिए गए। आंकड़ों को संग्रह कर दिया गया, यहाँ पर देखिए ऐसे अंडरलाइन में सारा कर दिया, जिस तरीके से आप लिखना चाहें उस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आंकड़ों को संग्रह कर दिया डाटा के साथ, इस डाटा को आप की पॉइंट बना लीजिएगा, आपको कुछ समय तक यह काम देगा, तो इससे बार बार उपयोगी होगा। तो इसको एक बार लिख लीजिए अच्छे तरीके से, कितना किसका उत्पादन हुआ है, पिछले गत वर्ष की तुलना में कितना उत्पादन यहाँ दिया हुआ है। एक यहाँ पर बना दीजिएगा, और भी क्या बना दीजिएगा, 2 खांचा और बना दीजिएगा।
गत वर्ष कितना उत्पादन हुआ, इस वर्ष कितना अधिक उत्पादन हुआ। तो मान लीजिए पिछले वर्ष 1355, इस वर्ष 1355 हुआ है, तो उस साल कितना हुआ, 21 22 23 वाले सेशन में इतना हुआ, 23 24 वाले सेशन में इतना हुआ। तो आंकड़े आप स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 21 22 वाले सेशन में आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर कर लेना बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए केस स्टडी है। शासन को जितना बेहतर बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, उसको डुबाने के लिए, उसका मिटिया मिट करने के लिए एक व्यक्ति विशेष का कृत्य ही काफ़ी है। अब यह क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा बिहार में एक थानेदार साहब है, ने पति की खोजने गई युवती के साथ 8 दिनों तक यौन शोषण किया। अब सोच के देखिएगा स्थिति क्या होगी प्रशासन की, किस हद तक प्रशासन के लोग जाके किसी एक व्यक्ति विशेष का चरित्र अगर सही नहीं हो तो वो किस रूप से प्रशासन पर दाग लगा सकता है, उसकी पराकाष्ठा आपको समझ में आ जाएगी। और ये केस स्टडी के तौर पर इसे लेना है। क्यों लेना है कि आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप उसका साइंटिफिक और तथ्यगात्मक आप केस स्टडी के आधार पर उत्तर दे सकिएगा। तो देखिए यहाँ पर बिहार का किशनगंज जिला है, जहाँ पर टेढ़ागाछ के थानादार नीरज कुमार निराली ने उत्तर प्रदेश के नीरज कुमार निराली ने, ध्यान रखिएगा, ने उत्तर प्रदेश से पति खोजने आई एक युवती को बंधक बनाकर 8 दिनों तक उसका यौन शोषण किया। उसके बाद पति से 2 लाख रुपये रंगदारी वसूल कर ले और उत्तर प्रदेश जाने वाले ट्रेन में बिठा दिया। वापस नहीं आने के लिए डराया धमकाया। डाक पोखर पंचायत के मुखिया मनोज यादव ने भी सहयोग किया था। और क्या हुआ कि किशनगंज लौटकर फिर धमकी दी गई, ये सब बातें हुई है। अब है कि जिले के एसपी के पास शिकायत गई तो केस दर्ज हुआ, थानेदार को निलंबित कर दिया गया और थानेदार के फरार मुखिया को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, एसआईटी गठन किया गया। अब यहाँ देखिएगा 2-3 चीजों को, ये सब घटना बार बार क्यों होता है। अगर मान लीजिए कोई थानेदार इस तरह का तरीके से कर रहा है तो क्यों किया करता है, तो उसे ना कानून का शासन का रखवाला बनाया गया। जब वही भक्षक बन जाएगा ना, जब भक्षक बन जाएगा तो स्थितियां ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहाँ केवल उसको निलंबित कर देने मात्र से है ना केवल समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैं 1000 दफा बोला हूँ, ऐसे मामले में है ना किसी प्रकार का मानवाधिकार के मुद्दे संलग्न नहीं होने चाहिए, उस पर कोई रहमी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस पर जब तक हम नजीर पेश करने वाले डिसीजन नहीं देते हैं ना, तब तक ऐसी घटनाएं शासन प्रशासन में होती रहेगी। आप पूरा भारत में कहाँ कहाँ इस तरह से निलंबन का प्रक्रिया अपनाएंगे। और निलंबन थोड़ा होता, निलंबित थोड़े दिनों के लिए होता, वो तुरंत हो जाएगा, पुनः बहाल हो जाएगा। नजीर पेश करने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप की, पूरी कुर्की जब्ती लोगों के घर का होना चाहिए। इनको रेड अलर्ट जारी करना, इनको कहीं भी किसी भी प्रकार का जॉब पुनः क्रिएट ना कर पाए, कहीं भी जाएं, इनके लिए डाटा एक बनाना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए देश में एक डाटा जरूर बनना चाहिए, वो नागरिक हो या प्रशासनिक व्यक्ति हो, दोनों का डाटा यहाँ होना चाहिए। 2 तरीके में बांटिए और जो भी एजेंसी नौकरी देती है ना, उसको इस डाटा से पहले वेरीफाई करना होगा उसकी सूची को। अगर हम ऐसे नज़ीर पेश करने वाले सजा देंगे ना, तो 10 बार ये लोग सोचेंगे कि मेरे इस घटना के बाद अगर ये आ जाता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कहीं जॉब नहीं मिलेगा, खाने तक के लाले हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नज़ीर पेश करने वाले जब सजा आने लगेगी ना, तो ऐसे जो मनचले अधिकारी होते हैं ना, उनको कंट्रोल लगाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, केस स्टडी के तौर पर इसे समझने का प्रयास कीजिए। अब वहाँ एक नकारात्मक केस स्टडी था, तो यहाँ एक पॉजिटिव केस स्टडी आपको देखने को मिल गया। प्रधान कंप्यूटर जगत से जुड़े प्रधान ने पंचायत के विकास संघ डिजिटल हेल्पलाइन जारी किया। और नोएडा, ध्यान रखिएगा, नोएडा में व्यापार और सुविधाजनक जीवन बिता रहे सॉफ्टवेयर डेवलपर सुधीर राजपूत ने उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के फजलपुर ग्राम पंचायत में छवि बदलने का कार्य किया। इससे डाटा, हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, इसका जीता जागता केस स्टडी आपको देखने को मिलता है ग्राउंड लेवल पर। तो प्रश्न आपसे पूछ लेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या डिजिटल
टेक्नोलॉजी का हम कैसे उपयोग विकास के लिए कर सकते हैं, ग्रामीण विकास के लिए, लोगों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए। तो इसके केस स्टडी को एकदम ड्रॉप आउट कर दीजिएगा, इसके केस स्टडी को एक बार देख लीजिएगा, क्या क्या इस पर काम हुआ, पेपर आप लोगों को शेयर किया जाता है, इसका लाभ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है पुराने वैभव की ओर लौटता जम्मू कश्मीर। मैंने कल ही चर्चा कर दिया इस पर था कि जम्मू कश्मीर क्या बदलाव आए हैं, क्या डिमांड्स हो रहा है, और जब शासन प्रशासन बेहतर करने पर उतारू हो जाए तो क्या होता है। इसी प्रकार के रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही बात आपको मनोज सिन्हा जी जो माननीय उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के, उनके द्वारा की गई है। अब देखिए अगस्त 2019 में कश्मीर से जकड़न मुक्त हुआ था। 370 के कुछ बहुत से आर्टिकल को हटाया गया जो उसे विशेष प्रिविलेज देता था और अराजकता स्थिति कायम होती थी वहाँ। ये सब ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड होल्ड कीजिए आप, ठीक ना। चलिए तो इसे ध्यान रखिएगा, यह जरूरी हो जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में जब एक ऐसा समय था जहां पर लाल चौक के आसपास चलना मुश्किल था गैर कश्मीरियों के लिए, कब किस ओर से गोली चल जाएगी, कब कब पथराव हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। वहीं आज वहां पर राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। विदेशी लोग आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वहां आकर खरीदारी कर रहे हैं। तो एक सकारात्मक इन्वायरमेंट डेवलप हुआ है। पर्यटन जा रहा है, फिल्म पर्यटन वहाँ बढ़ावा देने की बात हो रही है। और जो सम्मेलन किया गया पर्यटन G20 तृतीय सम्मेलन हुआ है, तो ध्यान रखिएगा यह कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज वर्ल्ड को भी जाएगा। मैंने कल ही इंटीग्रेट किया था, इसका लाभ दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। तो उसी की बात यहाँ चर्चा इनके द्वारा की गई, उन्हीं बिंदुओं को यहाँ शामिल किया गया है, उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब नए संसद भवन की सस्ती राजनीति, मैंने उस दिन भी चर्चा किया था। तो क्या बोला था कि आंकड़े हैं ना, हमेशा 4 उंगली आपके तरफ, आपका जो उंगली उठाया जाता है तो हाथ की 1 उंगली तो सामने वाले पे होती है, 4 उंगली आपके तरफ होती है। तो याद रखिएगा कि जब ऐसी घटना होती है ना तो आपको चिंतन करने का आवश्यकता है कि हम किस दिशा में दशा में स्थिति को बनाए हुए। तो नए संसद भवन की सस्ती राजनीति कैसे प्रस्तुत हुई, तो इसे ध्यान रखिएगा। कल मैंने बताया भी था डाटा के साथ भी कि सोनिया गांधी ने कुछ विधानसभाओं का उद्घाटन किया, किस पद पर रहते हुए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए, जो किसी भी हद तक किसी भी स्तर पर सक्रिय है ना, सक्रिय कार्यपालिका या विधायिका का कोई अंग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर किया जा रहा है तो लोकतंत्र उस दिन खतरे में था, पर उसका विरोध उस संदर्भ में नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। तो मैंने कुछ दिन कल ही एक शब्द का यूज किया था, याद होगा आप लोगों को, संभ्रांत शब्द यूज किया था। राजनीति में संभ्रांत लोगों का परिवेश पहले हुआ करता था। जनता कनेक्ट हो ही नहीं पाती थी कि आम प्रतिनिधि का सहयोग कैसे मिल सकता है। तो 2014 के बाद देखते होंगे कि पीएम जो पद है ना, वहां पर कौन बैठा है, नीचे से उठा हुआ व्यक्ति बैठा है, जो उसे पता है कि कैसे जनता इच्छाओं, जनता का इच्छा किस रूप से है, ये सब संदर्भ में बातें की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकुलर नेताजी कहे जाने वाले कुलीन लोग थे। देखिए यहाँ पर शब्द यूज किया गया ना, कुलीन वर्ग, तो संभ्रांत उन्हीं को कहा जाता है। मैं दूसरा शब्द यूज किया था, उनकी बात अलग थी। पहले पीएम और प्रेसिडेंट वही हुआ करते थे, उसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, विशेषाधिकार अनेक दशकों तक सारोबोर रह चुका है। वर्ग जो मोदी आज भी प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे। मैंने कल ही बताया था कि उनके पेट में दर्द होने का प्रमुख कारण यही है कि उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि एक चाय बनाने वाला प्रधान व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया और यह 2 कार्यकाल में पूरा कर लिया, और अभी तक जनता में इतना ही क्रेज है। जनता तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय जनता तो छोड़ दीजिए, विदेशों में इसका क्रेज उससे भी कहीं बढ़ गया, अधिक है। ये दर्द है ना, संभ्रांत वर्गीय राजनेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, जो एक परिवार के रहे हों। ध्यान रखिए, मैं इनकी कटु आलोचना इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि किसी खास पार्टी विशेष के है, मैं उनके राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ।
वो सीखते भी नहीं। कल एक मैंने वीडियो भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, तो लोगों ने देखा होगा, आप लोग समझा होगा, गलतियां हो जाती उससे सीखने की जरूरत है। अब उसे बार बार दोहराइएगा तो आप पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। अब इससे आगे देखिएगा, अब 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार सेलुलर जेल का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखने के पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही थी। सोचिए देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर राजीव गांधी कभी गए ही नहीं है, कभी उन वहां पर क्या कहते हैं सजा ही नहीं काटे, जिसके लिए अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल बना हुआ था। उस व्यक्ति विशेष के नाम पर अगर किसी जेल, किसी स्थल का नाम जो हमारा ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसका नाम रख देना किस मानसिकता का दोष? संभ्रांत या कुलीन वर्गीय है ना मानसिकता को, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है बहुत से हमारे जो सेना नायक थे, देशभक्त थे, जिन्होंने फांसी पर चढ़ाए, काली पानी का सजा उनके नाम पर रख सकता, कोई भी एक का नाम रख सकते थे तो ज्यादा राष्ट्रीय हित में बातें होती। अब मान लीजिए एक पटना का संजय गांधी है, संजय गांधी उद्यान है, इस संजय गांधी ने क्या किया है देश को, यह नहीं समझ में है। सोच के देखिएगा, इस देश को क्या दिया है संजय गांधी के द्वारा दिया गया है, उसे नहीं समझ। आपातकाल की स्थिति पर लाकर खड़ा कर देना, उस स्थिति में पहुंचा देना एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, यह कहीं ना कहीं उसको आकलन करने का विषय है, व्यक्तियों का आत्ममंथन करने का विषय है कि उनके नाम पर किसी चिड़ियाघर का नाम ही रख दिया गया है कि अब उससे अतिरिक्त बहुत से लोग हैं उनके नाम पर रखा जाता है। इनके योगदान को देखिए, कंट्रीब्यूशन को देखिए और उसके बाद आकलन कीजिए। तो क्या आप कहीं भी चले जाइए, देश के किसी भी कोना में चले जाइए, कांग्रेस परिवार से जुड़े लोगों का अगर 10 स्ट्रीट पर जा रहे हैं तो उसमें से 7-8 का नाम कांग्रेस परिवार के लोगों के नाम पर होगा। तो क्या देश कांग्रेस है? आपको यह समझने की जरूरत है, या कांग्रेस देश है? अब इस चीज को समझ गए तो सारे चीजों को समझ जाएगा। तो यह कभी विश्वास ही नहीं हो रहा है इस पार्टी विशेष के लोगों को कि इस नामकरण के अतिरिक्त भी किसी और का शिलालेख में नाम आ रहा है। ध्यान रखिएगा, तो तीर कहीं और है, निशाना कहीं और साधने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तो एकमात्र कारक है हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति। और मैंने आप लोगों को बताया भी था लास्ट सेशन में कि क्यों नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि संसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रत्यक्ष कौन चुना जाता है? पीएम। आपको जो मंत्री होते हैं उनके होते हैं, उनका नेता कौन होता है? पीएम होता है। इसी पर पूरा मंत्रिमंडल कायम रहता है। तो पीएम ही प्रत्यक्ष निर्वाचन का भागीदार बनता है। और ध्यान रखिए, यही सक्रिय राजनीति का द्योतक भी है, वास्तविक सत्ता का दोहन यही करता है। तो सैद्धांतिक रूप से पीएम को ही लोकसभा का उद्घाटन करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि जस्टर क्रिएट किया जा सकता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या तो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं या उनके संबंध जो भी कार्य कर रहे हैं उनको जस्टर क्रिएट किया, चलिए हम राष्ट्रपति को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि एक बृहद वंचित वर्ग समुदाय से वो आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं। अगर उनको इस अगर लोकतंत्र के भवन में अगर उनका भी नाम हो तो बेहतर होगा। ये एक अलग जस्टर हो सकता है, पर सैद्धांतिक रूप से उसका उद्घाटन कौन करना चाहिए? जो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष वास्तविक करता धरता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। बाकी कहानियां तो आपको समझ में आ ही रहा होगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। इसी तरह याद रखिए, दिल्ली का कनॉट पैलेस राजीव चौक के नाम से रखा गया। उसके नवोदय विद्यालय की संकल्पना का श्रेय राजीव गांधी को जाना चाहिए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विद्यालय इसका नाम रखा गया। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का राजीव गांधी के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? अब समझ के देखिएगा, यहाँ पर केवल मात्र यह समझने की जरूरत है कि जो उसका वास्तविक निर्माता है या वास्तविक द्योतक है, कहने का मतलब उसका क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए। यही बातें हो रहा है ना। बात यहाँ समझने वाली, जिस दिन ये चीज आप समझ जाएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करिएगा इसके बाद। भारत इस समय राजनीतिक सारे विपक्षी ध्यान सत्ता पक्ष को हटाने में लगा हुआ है। यहाँ तक किसी पार्टी विशेष के लोगों द्वारा यह तक बोल दिया जाता है कि सारे विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाओ और भाजपा को हरा दो। अब
यहाँ पर उसकी राजनीतिक मंशा समझी जा सकती है। आप यहाँ से समझ लीजिएगा हमारा सत्ता पक्ष विपक्ष किस राजनीतिक जो परिवेश है उसका कॉन्सेप्ट बना रही है। अब यह व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी को हटाने पर केंद्रित है। यह व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी नहीं है, यह आइडियोलॉजी का फंडा है। इसे आइडियोलॉजी समझिएगा। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होगा उस प्रकार का व्यक्तित्व, तो उसको भी हटाने का ही काम किया जाए। जरूरी नहीं कि नरेंद्र मोदी ही होगा, मान लीजिए कोई और भी हो सकता है। आप राम मोहन सोहन कोई भी हो सकता है, इकबाल इब्राहिम अकबर कोई भी हो सकता है, जो इस प्रकार की पराकाष्ठा पर लोगों के दिलों में बसा हुआ है। अगर ऐसा कोई आ जाएगा तो राजनीति के जो कुलीन वर्ग है ना, उनके आंख में यह खटकेगा ही, और उसका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही होगा। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को जो बातें की जा रही। नेक्स्ट है सुधार की ओर बैंकों का वित्तीय दशा है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए कि बैंक कैसे सरप्लस में जा रहा है, कैसे हम सुदृढ़ हो रहे हैं। लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं लगातार कि देश कर्ज में डूबा हुआ, लगभग 155 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो ये सब बातें की जाती है। तो हमारा देश का सरकारी बैंक कितना सरप्लस में, तो इसे ध्यान रखिएगा। 17-18 के सरकारी बैंक में भारी भरकम घाटे हुआ करते थे। इस दौरान उसके पास कितना घाटा था? 85,390 करोड़ रुपया का घाटा हुआ करता था। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। 22-23 में यह आंकड़ा कितना हो गया था? 1,04,649 करोड़ रुपया का लाभ कमाया। सोच लीजिए, पहले 85,000 का डेप्ट था, अब है कि इस डेप्ट को तो समाप्त किया ही किया, अब क्या लाभ कमा रहा है? 1,04,649 करोड़ का। तो लगभग 1,85,000 के आसपास का बिजनेस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसे ध्यान रखिएगा। यह आपको समझने का प्रयास कीजिए। तो कर्ज जो था, बोझ था, उसे घाटा को कम किया, उसके बाद लाभ भी कमाया, तो बहुत बदलाव आया, सुदृढ़ हुआ बैंक। इसके अलावा 50% हिस्सेदारी SBI के पास है। कुल जितना लाभ हुआ उसका 50% वित्तीय SBI के पास है। और पिछले वर्ष SBI का लाभांश 58.58% से बढ़कर 50.2332 करोड़ हो गया। ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे शानदार तेजी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुनाफे में आई, जो 126% की वृद्धि। कुल मिलाकर यही है कि सभी बैंकों में, लगभग बैंकों में सकारात्मक बदलाव आया है। कहीं ना कहीं चीज़ों को कवर किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद शुद्ध ब्याज मार्जिन, जो उधारी ब्याज है, दरों में अंतर कम हुआ है, बढ़ता जा रहा है। जमा रकम ब्याज दर नहीं बढ़ती है। वैसे ही तकनीकी पक्ष को छोड़ दे तो 37 बैंकों के वित्तीय नतीजों का जिक्र किया जाए तो उनके प्रदर्शन शानदार है। निजी और सार्वजनिक बैंक दोनों शामिल है इसमें, तो अर्थात बैंक हमारा मजबूत हो रहा है। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, वैश्विक NPA में सुधार करना बहुत जरूरी है। तो 2015 में सरकारी बैंक NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, लगभग 5% था, जो मार्च 2018 में यह बढ़कर 14.5% हो गया। लेकिन दिसंबर 2022 में सरकारी बैंकों की औसत NPA 5.53 तक है। इस तरह शुद्ध बैंकों का लाभ कमाया, NPA की कमी भी हुई है। तो ये सब आंकड़े हैं जो आपको सकारात्मक चीज़ें दे रही है। अब है कि क्या हमारा भारतीय बैंक स्थिति मजबूत है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे? वैश्विक संकट, बैंक संकट के दौरान भारतीय बैंक की स्थिति कैसी है? इसका मूल्यांकन प्रथम मापदंड याद रखिएगा, विदेशी क्लेम को देखना होता है कि विदेशी क्लेम अर्थात विदेश के पैसा कितना भारत में लगा हुआ है, विदेशी जमाकर्ता कुल कितना रुपया, यह देखना होगा। तो SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेशी जमाकर्ता दिसंबर 2022 तक लगभग 104 अरब डॉलर था, जमा किया था। क्या इस रकम से काफ़ी ज़्यादा है या कम है? तो इसके लिए दूसरे देशों की तुलना में माध्यम होगा। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान सहित 19 देशों की तुलना में भारत सबसे कम विदेशी क्लेम रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अर्थात सबसे कम यहाँ पर जमाकर्ता विदेशियों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए ज़्यादा यहाँ टेंशन लेने की बात नहीं। सिंपल सा अर्थ में समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थात ग्लोबल जो भी संकट होने पर होगा, भारतीय बैंक को बहुत ज़्यादा निकासी नहीं होगी। दूसरा मापदंड है पूंजी का। एक तो हो गया क्लेम का, दूसरा पूंजी का। तो RBI बैंकों का स्टेटस टेस्ट करवा चुका है, जिसके वर्ष 2022 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसका जिक्र करता है, जिसमें बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। तीसरा मापदंड है बेड लोन। तो बेड लोन को संदर्भ में यह कहते हैं कि ऐसी स्थिति अर्थात जो लोग
बैंक में पैसा लौटाते ही नहीं है। तो आरबीआई के अनुसार बेड लोन का ग्राफ गिरावट आ रही है। 2019 में बेड लोन 10% से ज़्यादा था, फिर 2020 में 9% हुआ, 2021 में केवल कितना आ गया 7.5%, लेकिन 2023 में यह घटकर 5% की स्थिति में आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा भी सुधार हो रहा है। तो हम किसी भी आधार पर यह नहीं कर सकते इस वर्ष 2019-23 तक बेड लोन काफ़ी कमी आई है, तो भारतीय बैंक की स्थिति काफ़ी ठीक है, यह कहा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा देख लेना है, समझ लेना है कि हमारी स्थिति बेहतर है, ठीक है। और यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी मंदी के दस्तक पर है, तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जहां पर उसका कुल सकल घरेलू उत्पाद 0.3% की कमी हुई है। और यूरोपियन कंट्री में इस प्रकार के बदलाव पूरा विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। वो G20 का देश है, G7 में भी इसका स्थान है, ध्यान रखिएगा। उसके एक और चीज़ अधिक जानकारी के लिए देख लीजिए कि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का एक लंदन में तलवार है, उसको नीलाम किया गया, तो लगभग 1 अरब 43 करोड़ रुपया मिली इसकी राशि दी गई है। और सुलेखा सत्ता के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है इस तलवार को। तो इसे है ना इंडिया कंपनी मेजर जनरल डेविड बेयर ने इस हमले में भेंट किया था, जिसका ध्यान रखिएगा, जिसका सुल्तान मौत के रूप में सामने परिणाम टीपू सुल्तान के मौत के सामने में आया। तो ये तलवार है ना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा जानकारी रखना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये एग्जाम में किसी एग्जाम नहीं पूछेगा, आपके ऐतिहासिक गौरव को बताता है। 3 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक दिया जाएगा। जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते उनकी मौत हो जाती है, तो उनको यह सम्मान दिया जाता है। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह दिया जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र के 75वीं वर्षगांठ पर। तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखना है, शिशुपाल सिंह, संवाली राम बिश्नोई, इनका नाम याद रखना है, और इनको दिया जा रहा है पुरस्कार। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक नीचे शायद न्यूज़ था, उसे एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ देखिए, केस स्टडी आप इसे भी लीजिएगा कि अगर तकनीक चाह ले इसका बेहतर प्रबंधन करने का, तो ये रिजल्ट ओरिएंट हो जाता है। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति था सेल्फी लेकर स्टेटस डालता है FB पर अर्थात फेसबुक पर, प्यार मोहब्बत का मामला रहता है। लड़का क्या कहता है कि आत्महत्या करने के लिए रेल के ट्रैक पर बीच सो जाता है और फोटो सेल्फी फेसबुक पर डालता है। तो फेसबुक अलर्ट भेजता है पुलिस को, और पुलिस तत्काल उस ट्रेन को रोकती है और क्या करती है कि उस लड़के को पकड़ के लाती है, जो भी संबद्ध कार्रवाई करेगी। ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी इतना हद तक हो सकता है कि जहां मान लीजिए कहीं ट्रैक पर पड़ा हुआ व्यक्ति विशेष है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। अब ट्रेस कैसे किया होगा? फेसबुक ने भेजा होगा इसका IP एड्रेस, तो IP एड्रेस खास लोकेशन पर कहीं होगा। उस पर जो ट्रैक की बात की जाए, ट्रेन की बात की, उस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन जा रही है अगले घंटे में, तो उसकी जानकारी पुलिस निकाल के उस ट्रेन को रोकी होगी, अब व्यक्ति विशेष को पकड़ के लाई होगी। सोच के देखिए कहाँ से आपका डाटा कहाँ तक पहुँचा है, पुलिस कितना त्वरित कार्य किया। देखिए, पुलिस हमेशा बुरा भी नहीं होती। एक मामला बिहार में आपको देखने को मिल गया, उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिव केस स्टडी देखने को मिल गया पुलिस से ही जुड़ा हुआ। तो दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों देखने को मिलता है। तो आप न्यूट्रल रह के काम कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि साइंस और टेक कैसे है ना हमारे शासन प्रशासन को और सरल बना सकता है, बेहतर रिजल्ट ओरिएंट बना सकता है। जिसके लिए केस स्टडी आपको ईजियर डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल नहीं मिलेंगे क्योंकि कल परसों आपको UPSC का एग्जाम PT है, 2 दिन फ्री माइंड रहिए एक दिन, उसके बाद अच्छे से एग्जाम की तैयारी करके पहुंचिए और एग्ज़ाम दीजिए। तो मंडे से हम लोग फिर क्या करेंगे, टेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। आपको मंडे को टेस्ट होगा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का, 5 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप वहां से लेकर क्वेश्चन लिखे रहिएगा। 10 आपको 11:30 में ग्रुप ओपन होगा, आप वहां पर अपना PDF शेयर कर सकते हैं। और 11 से लेकर 12 बजे तक ग्रुप ओपन रहेगा। सुबह मॉर्निंग AM की बात हो रही है। और 12 बजे के बाद जैसे ही 12:01 होगा आपको ग्रुप बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान जितने लोग शेयर करेंगे उन्हीं का कॉपी चेक होगा, क्योंकि आप लोग सीरियस होते नहीं, जैसे तैसे आप लोग मैसेज, कोई व्यक्ति 12 बजे रात को भेजता है, कोई व्यक्ति 2 बजे रात को भेजता है, कोई व्यक्ति दिन में भेज देता है।
और कॉपी चेक करने में ये सब चीज़ें होता है ना, सिस्टम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक समय पर प्रतिबद्धता रहेगी तो आप लोग एक समय पर भेजिएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद, जय हिंद।